हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे। और हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज को आगे चलाते हुए अगला लेक्चर लेके आए हैं, जहां पे हम लोग कुछ थ्योरम सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। आपने जब रिविजिटिंग ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा था, आपने 9th में जो चीजें पढ़ी थी उन्हीं को आपको दोबारा दोहराना था। यानी आपको याद दिलाना था अपने आप को कि क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर का, और कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर की रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। और इसमें एक खास तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो किसी भी नंबर की अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते थे। और यही इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि ये वो नंबर होता है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। याद रखना, दोनों जगह पे नॉन है, यानी ना ही ये टर्मिनेट हो सकता है ना ही रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत सारे इरेशनल नंबर थे। मैंने जैसे कहा था कि अगर हम लोग किसी भी प्राइम का स्क्वायर रूट लेते हैं, वो हमेशा कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है। आपने 9th में बस इतना सीखा था कि कैसे एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, अगर √2 आपका इरेशनल है, अगर ये आपका इरेशनल है तो प्रूव करो ये इरेशनल कैसे है। तो आपको प्रूफ करने को कहेगा कि बताओ ये √2 इरेशनल कैसे है, ये रैशनल क्यों नहीं है। तो मैं आपको जनरली बता दूं कि प्रूफ करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। तो 4 तरीकों से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं प्रूफ करने के। जिसमें एक तरीका होता है कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना। उन्हीं मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग √2, √3 या किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ कर सकते हैं कि ये रैशनल नहीं बल्कि रैशनल है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस चीज को आगे कंटिन्यू करें, हम लोग प्रूव करके दिखाए कि हाँ ये इरेशनल है, तो हम लोग पहले एक थ्योरम कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको करने के बाद हम लोग सीधे आएंगे कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज 1.3 पे। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपनी इस एग्जांपल्स को करें और एक्सरसाइजेस को करें, हम लोग इस थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सही से बता दूं, ये थ्योरम मुझे बिल्कुल एज इट इज फाइनल ईयर में देखने को मिली थी। जब हम लोग ने फाइनल ईयर में नंबर थ्योरी पढ़नी स्टार्ट की थी, वहां पे मुझे लगता है कि सबसे पहली या दूसरी थ्योरम यही हमें कराई गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग इस थ्योरम को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में। आप लोग जब अगर आपको मौका मिले हायर मैथमेटिक्स पढ़ने का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम ही थ्योरम होती है आगे। यानी थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि हमें तो हर जगह हर स्टेप पे थ्योरम ही नजर आती है, और हम लोग हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं आगे जाके। इसीलिए थ्योरम्स को पढ़ना, इनको याद रखना और इनका प्रूफ करना, इसको अपनी आदत बना लो। अगर यहाँ पे इस लेवल पे आपके सिलेबस में थ्योरम है, तो थोड़ा आपको टेस्ट मिलेगा कि थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है। चलिए मैं इस थ्योरम को पढ़ता हूं, आप लोग याद रखेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लोग मन लगाते हुए इधर की तरफ ध्यान से पढ़ेंगे। लेट P बी ए प्राइम नंबर। अगर P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तो P क्या करेगा? तो P A को भी डिवाइड करेगा। वायर A इज अ पॉजिटिव, ये A जो हमारे पास है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, जैसे आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर 6, जरा इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपने A माना 6 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करने पे आपके पास आ गया 36। आप समझ रहे हैं कि 36 को 2 तो डिवाइड करता है। हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि 2 18,000 हो गया, 36 2 से इस 36 को डिवाइड होगा। जब ये 2 इस a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो बिल्कुल ये बात कंफर्म होती है इस थ्योरम से, ये 2 इस 6 को भी डिवाइड करेगा। यानी 2 3 are 6, तो इसका मतलब इस 2 ने 6 को भी डिवाइड किया। यही बात समझा रही है थ्योरम। यानी ये हर किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात सच होती है। ठीक है बेटा, ये हर किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात सच होती है। और अगर P कोई प्राइम है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। अब देखिए, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ध्यान देना बच्चा, तो आराम से समझना हम लोग इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। A हमारे पास दिया गया है कि A कोई हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है।
जब ए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर, जरा याद करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती थी, कोई भी हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होगा कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, Therefore by फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि फंडामेंटल थ्योरम, हर किसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की अपनी फंडामेंटल थ्योरम है और वो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको फौरन से पता चल गया कि फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग अगली थ्योरम में उसको प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमने ए को माना कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो कहती है कि ए को हम लोग लिख सकते हैं कि इस ए को हम लोग P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई Pn, यानी कुछ n हमें प्राइम्स मिलेंगे जिनके प्रोडक्ट से हमें ए मिल जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात का प्रूफ देती है। और जहां पे क्या होंगे, वायर, हम लोग लिखेंगे वायर P1 P2 Pn आर प्राइम्स, ये कोई प्राइम्स है, ठीक है। अगर ए इसके बराबर है तो अगर मैं इसका मतलब स्क्वायर ले लूं, यानी ए स्क्वायर मैंने ले लिया, तो वो आ गया P1 इंटू P2 इंटू इसी तरह से Pn का होल स्क्वायर। आप ये बात समझते ही है, अगर हमारे पास ए है बराबर B इंटू सी के, अगर हमने यहां पे स्क्वायर लिया तो हमने यहां पे होल स्क्वायर लिया। दैट मीन्स कि ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर आएगा कि P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई P3, अगर हमारे पास n प्राइम्स है मल्टीप्लाइड बाई Pn का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इस बात को तो जान ही रहे हैं कि जब हमारे पास a इंटू बी की पावर n होता है, या कुछ भी नंबर ले लेंगे, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर हमने 2 लिया, तो ये a मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए स्क्वायर है वो आ गया बराबर P1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P3 स्क्वायर एंड इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई Pn स्क्वायर के बराबर आ गया। जब ये चीज हमने देखी और दिया गया है कि ये जो P है ये इस ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है कि जो P है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी इस ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और P क्या है, प्राइम है, यानी हमारे पास P प्राइम है और ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब बताइए ए स्क्वायर की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, P1 P2 P3, यही तो इसके प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमेशा यूनिक होती है, हमें कोई और प्राइम नहीं मिलेगा जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा P1 P2 Pn को छोड़ के। बिल्कुल गौर से समझना, ये बात काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यहां पे समझ में आती है तो इसका मतलब आपको चीजें क्लियर हो रही है। देखिए अगर हमारे पास ए स्क्वायर P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर इसी तरह से इंटू Pn स्क्वायर के बराबर है, और ये P1 P2 P3 ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम्स है, इसका मतलब ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ यही प्राइम्स आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। जैसा मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में समझाया था, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने से कोई नया प्राइम नहीं डाल सकते या किसी प्राइम को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब इसका फैक्टर हो गया, और P प्राइम है तो P इस ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो गया। अगर P इस ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो P इन में से ही कोई ना कोई है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज P इज among P1 P2 एंड Pn, यानी P इनमें से ही कोई ना कोई है, या तो ये P1 हो सकता है या P2 हो सकता है या हमारे पास Pn भी हो सकता है। जब P या तो P1 है P2 है P3 है, तो बताइए ये P1 P2 P3 ये क्या है, ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन है A की, और A की प्राइम फैक्टराइजेशन में ही P है कोई ना कोई। जब ये इसके प्राइम फैक्टर है, जब P A का प्राइम फैक्टर है तो P A को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A, और यही हो गया हमारा प्रूफ। जब हम लोग प्रूफ खत्म करते हैं तो लिखा करो हैंस प्रूव्ड, और ऐसे 2 लाइन भी डाला करो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। फिर से एक बार दोहराते हैं,
अगर हमारे पास p कोई प्राइम है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये p उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, यानी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इतनी सी बात हमें रखनी है याद। इसको प्रूफ कैसे किया हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर माना। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा जा सकता है, तो हमने इस a को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया। p1 p2 pn ये हमने प्राइम्स लिए जिनके प्रोडक्ट में a को लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो a का स्क्वायर लेने पे हमारे पास आ गया p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इसी तरह से pn स्क्वायर। जब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p इसका फैक्टर है और इसके प्राइम फैक्टर है, ऊपर से प्राइम है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर है तो ये इनमें से ही कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसकी गारंटी देती है कि आपको प्राइम फैक्टर्स यूनिक मिलेंगे, उसके अलावा आपको कोई और नहीं मिलेगा। तो p जब इनमें से ही कोई ना कोई एक है, तो जब ये p1 p2 pn ये तो a के भी फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर्स है a के, तभी तो हमने इसको लिखा a को एज प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स। तो इस हिसाब से p a को भी डिवाइड करता है। इस तरह से ये आपकी थ्योरम होगी प्रूफ। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि जब भी हम लोग किसी चीज को प्रूफ करते हैं, जब हमें कोई चीज साबित करनी होती है मैथमेटिक्स में, हमारे पास जनरली 4 तरीके होते हैं। ये 4 तरीके आप आगे 11th में सीखोगे क्या क्या होते हैं। जैसे आपके पास होता है डायरेक्ट मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं, या आपके पास होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, या ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन से, या एक तरीका होता है कंट्राडिक्शन लेके। हमें बाकी तरीकों को कुछ करना नहीं है, यहां पे हमें सिर्फ समझना है कि कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर हमारे पास √2 है, सब जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। जब ये एक इरेशनल नंबर है तो इसको प्रूफ करो यार, ये इरेशनल है। इसको प्रूफ अगर हमें कंट्राडिक्शन मेथड से करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये रैशनल है। भाई ये तो रैशनल है ही नहीं, हाँ हमें भी पता है, बट मान लो ये रैशनल है, यानी हमने पहले ही गलत माना, हमें प्रूफ करना था ये रैशनल है, लेकिन हमने मान लिया कि ये रैशनल है, पहले ही गलत माना। और ये गलत मानने से अगर हम लोग किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच गए, किसी इस जगह पे पहुंच गए जो बिल्कुल गलत होगा, यानी रॉन्ग होगा, यानी हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगी, उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मिलना। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि यार ऐसा मानने पे हम तो गलत कर रहे हैं। ऐसा अगर हमने माना तो हमारे पास आंसर गलत आ रहा है, तो हमने जो माना था वो गलत माना था, यानी √2 को रैशनल मानना आपने गलत माना था। तो जब √2 रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो ये एक तरीका होता है प्रूफ करने का। आगे क्वेश्चन पे आप देखोगे कैसे इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन पहले आपको इस बात का यकीन तो आए कि कंट्राडिक्शन से भी प्रूफ हो सकता है। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया चीज समझाने जा रहा हूं। हमारे पास ये थ्योरम 1.4 की शक्ल में दिया गया है कि हमें दिखाना है कि √2 कैसा होता है, इरेशनल होता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं ये √2 इरेशनल होता है, क्योंकि जब हम लोग इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आती है। लेकिन फिर भी अगर हमें इस बात को प्रूफ करना होगा तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने अभी कहा एक तरीका होता है प्रूफ करने का, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे आप सीखोगे इस थ्योरम में। तो हम लोग इसका प्रूफ शुरू कर रहे हैं। कहा कि लेट ऑन कंट्ररी, जब हम बिल्कुल उल्टा मानते हैं, यानी हमें साबित करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम लोग मान रहे हैं कि √2 रैशनल है, इसको बोलते हैं कंट्ररी मानना। तो लेट ऑन कंट्ररी √2 इज रैशनल। कंट्ररी माना कि √2 कैसा है, रैशनल है। तो आप सब जानते हैं रैशनल तो उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, यानी जिसका न्यूमरेटर और जिसका कोई डिनोमिनेटर होता है उसी को तो रैशनल कहते हैं। तो रैशनल का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास √2 होगा ये होगा बराबर सम, हमने कहा p/q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। p और q क्या होंगे, ये सब हमारे इंटीजर होंगे सर। और √2 को हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन रैशनल नंबर की यही कहती है। फिर क्या होगा, अगर ये p/q आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पे समझना सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 10/5, समझना इस बात को, 10/5 ये एक हमारी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसको मैं काट सकता हूं, 5 1s are 5 2s are, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/1 आ गई। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं 16/2 या मैंने लिखा 16/2, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है।
इसी तरह से आप हर चीज की सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 125/25, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि इसको काटा जा सकता है। लेकिन अगर आप यहीं पे 2/3 लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इससे आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और क्या आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो न्यूमरेटर हमारे पास है, जिसको मैं सीधे NR लिखूंगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है जिसको मैं DR लिखूंगा, इनका HCF कितना है? तो आपने कहा इनका HCF है 1। जब भी कभी हमारे पास फ्रैक्शन होगी, जैसे मैंने लिखा 4/6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर आप HCF निकालेंगे, अब तो आप HCF निकालने में माहिर होंगे। हमने काफी एक्सरसाइजेस की HCF जहां पे हमने निकाला, हमने तो 2-2 क्या 3-3 नंबर के HCF भी निकाले। तो हमने देखा कि ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लोग 4/6 को 2/3 लिखें, तो हाँ, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF होता है 1 के बराबर। तो यहां पे ये बात क्यों मैंने बताई, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, P/Q हमारा मान लीजिए अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। सपोज दैट, मान लेते हैं अपने से, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, P/Q इज A/B। मान लीजिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q की है वो A/B के बराबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म आप समझ ही गए कि जब हमारे पास 4/6 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, तो 4/6 2/3 के बराबर ही तो होता है। तो 4/3 की जगह 4/6 की जगह आप 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म A/B है, तो P/Q की जगह पे हम लोग A/B को लिख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं देयरफॉर कि जो हमारा √2 है, इसको हम लोग A/B के बराबर लिख सकते हैं। वाई, लेकिन याद रखना, जो HCF होगा A और B का, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 के बराबर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। दैट इज, हम लोग लिख सकते हैं A and B are को प्राइम्स। ये क्या है? को प्राइम है। तो देखिए बेटा, हमने क्या देखा कि हमने माना कि √2 अगर इरेशनल है, तो √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए P/Q हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो उसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगी A/B, और यानी P/Q की जगह पे हम लोग A/B लिख सकते हैं। इतनी बातें अभी तक हमने जानी। और A/B का HCF कितना होगा? A और B का वो होगा 1, यानी वो होंगे को प्राइम। अगर हम यहां पे क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं, यानी √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं A/B का होल स्क्वायर कितना होता है? वो होता है बराबर A²/B²। यानी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट तो कट जाता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो ये यहां से कट जाएगा। आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू A²/B²। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ये B यहां स्क्वायर यहां डिवाइड है, तो यहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 2B² इज इक्वल टू A²। ये बात आप समझ रहे हैं? यहां तक आपको समझ में आया? इससे आगे हमें थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अगर आपने नोट नहीं किया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि 2B² हमारे पास A² के बराबर आ गया, यानी 2B² हमारा A² के बराबर आ गया। तो जरा यहां पे ध्यान दो, अगर हम लोग लिखते हैं 2 × 3 6 के बराबर है, यानी ये 2 जो है 6 को डिवाइड करता है। क्योंकि अगर हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 6 के बराबर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग का मतलब ही हो गया कि ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 3 आप सब जानते हैं 9 को डिवाइड करता है, तो 9 को हम लोग 3 × समथिंग लिख सकते हैं। 3 × 3 हमारे पास 9 के बराबर आ गए, यानी ये जो 3 है ये इस 9 को डिवाइड करेगा। इसी तरह से A कोई नंबर है, ये इस नंबर B को डिवाइड तभी करेगा जब A × हम लोग कुछ करते हैं, मान लीजिए P, हमें B मिलता है, तो ये A इस B को डिवाइड करता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इससे ये पता चलता है कि 2 × B² जब A² के बराबर है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है ये इस A² को डिवाइड करेगा। ठीक है, होप यहां पे आपको बात क्लियर हुई होगी। ये जो 2 है, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स A²। जरा याद करो, अभी हमने पढ़ी थी थ्योरम 1.3, और थ्योरम 1.3 में कहा था हमने, अगर P कोई प्राइम है और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वापस उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
2 तो प्राइम है ना, इसमें किसी को शक नहीं है। 2 सबसे छोटा प्राइम है, लीस्ट प्राइम। तो 2 एक प्राइम है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइडस a, 2a को भी डिवाइड करेगा। ये बात आपको कैसे पता चली? लिखना बाई थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 की हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2a को डिवाइड करेगा। अभी मैंने ये कहा था कि जैसे 3 9 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है, तो इस 3 इंटू समथिंग करने पे हमें 9 मिलना चाहिए। जैसे 2 6 को डिवाइड करता है तो 6 हमारे पास 2 इंटू समथिंग होना चाहिए, बिल्कुल 2 इंटू 3 होगा। इसी तरह से मान लीजिए 15 को 3 डिवाइड करता है, तो जब 3 15 को डिवाइड करता है तो 15 को हम लोग 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। डिवाइड तो वही करेगा ना जिसका आगे जाके वो कोई ना कोई मल्टीपल हो, वही बात है। तो जब हमारे पास 2 डिवाइड करता है a को, Therefore हम लोग ये कह सकते हैं कि a हमारे पास 2 का कोई मल्टीपल होगा, यानी 2 इंटू सम c होगा, वायर c इज एन इंटीजर, c इज सम इंटीजर, c कोई इंटीजर है, तभी जाके इसको ये डिवाइड करेगा। जब हमारे पास a आ गया बराबर 2c, यहां पे मैंने बॉक्स में एक इक्वेशन लिखी थी, इसको आप 1 लिख दो, इसका नाम रख दो 1। अब यहां पे आप क्या करोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a या दिस वैल्यू ऑफ a जो हमें आया 2c, कहां पे पुट करोगे? इन फर्स्ट में पुट कर दो। हमारे पास कितना आ गया? 2b स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखोगे आप? 2c, यानी ये वाली वैल्यू हमें a की जगह लिख सकते हैं। हमारे पास कितना आ गया? 2c का होल स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं मैं। तो आपने क्या देखा कि 2b स्क्वायर हमारे पास 2c होल स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी 2b स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। जब हमारे पास 2b स्क्वायर आ गया बराबर 4c स्क्वायर के, इससे आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर आ गया बराबर 2c स्क्वायर के, क्योंकि ये 2 यहां पे मल्टीपल है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 2 के बराबर आएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी ये जो 2 है ये b स्क्वायर को भी तो डिवाइड कर रहा है। ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को। अभी मैंने वो कहानी आपको बताई थी कैसे, जैसे हमारे पास 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 इंटू समथिंग हमारे पास 6 के बराबर आएगा। 9 को 3 डिवाइड करता तो 3 इंटू समथिंग हमारे पास 9 के बराबर आना चाहिए। 15 को 3 डिवाइड करता तो 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे वो c स्क्वायर है, तो यानी 2 इस b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इससे हमें पता चल गया कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 क्या है? प्राइम है। b स्क्वायर क्या है? कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। जब ये 2 इस b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अभी हमने कहा था देयरफॉर अगेन बाय थ्योरम, फिर से जो हमारे पास थ्योरम 1.3 थी, वो कहती थी कि इसका मतलब होगा कि 2 डिवाइड्स b, यानी 2 इस b को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या कहती थी? अगर b कोई प्राइम है, किसी नंबर के स्क्वायर को यानी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस a को भी डिवाइड करेगी। इसका मतलब जब 2 हमारे पास b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। यहां पे आप इस लाइन पे नजर डालो, 2 a को डिवाइड कर रहा है। इस लाइन पे नजर डालो, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको आप मान सकते हैं जैसे 2, इसको 3 मान लीजिए, 1 तो आपने ऑलरेडी माना था। तो फ्रॉम 2 and 3 आप कह सकते हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ, किसका कॉमन फैक्टर है? a and b। 2 जब a को भी डिवाइड कर रहा है, यही 2 जब b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। बट क्या ये बात पॉसिबल है? जरा इस बॉक्स पे नजर डालिए। हमने पहले ही p बाई क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म मानी थी a बाई बी। a बाई बी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगी? जब वो होंगी कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होगा कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1, यानी उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। 2 तो उनका फैक्टर ही नहीं है, कॉमन फैक्टर तो 2 है ही नहीं। यहां पे क्या मिल रहा है? 2 हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। यही हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है। यहां पे तो गलत नतीजा मिल गया ना। विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन? यही हमारी क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। जब हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाती है, यानी हमें गलत चीज सामने आ जाती है, तो जो हमने माना था वो गलत था, हमें वैसा नहीं मानना चाहिए था। हमने माना क्या था
कि √2 एक रैशनल है, जो सरासर गलत है। तो हमने जो माना था वो गलत है, तो आप इससे आगे क्या लिखोगे, ऊपर मैं लिख लेता हूं। तो हम लोग इससे आगे लिखेंगे therefore our supposition was wrong, therefore our supposition was wrong, यानी जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। आपने क्या माना था, √2 रैशनल है, जब वो गलत है, hence √2 is irrational, hence √2 is an irrational number। इसीलिए हमारा √2 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से जितने भी आपको इरेशनल प्रूफ करने को कहे, चाहे √3 कहे, √5 कहे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलाना, बिल्कुल उसी तरीके से आप उसको साबित करेंगे। सेम मेथड सभी के लिए होगा, √3 के लिए, √5 के लिए। इसी तरह से हम लोग दिखाते हैं कि √2 कैसे इरेशनल होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली, क्या होते हैं को प्राइम्स, क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, और कैसे कंट्राडिक्शन से हम लोग प्रूफ करते हैं किसी चीज को। बहुत सारी बातें इसमें जानने को थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि शो दैट 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। देखो अब हमें फिर से साबित करना है कि 5 - √3 कैसा होगा, इरेशनल होगा। इससे पहले हम इसको प्रूफ करें, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। जब भी हम एक रैशनल को रैशनल के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तब पर हमारे पास रैशनल ही आएगा। यानी रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होता है, रैशनल प्लस मल्टीप्लाइड बाय रैशनल रैशनल होता है, या कुछ भी आप रैशनल, दो रैशनल को करिए तो आंसर आएगा रैशनल। लेकिन रैशनल और इरेशनल को जोड़ने पे, घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे हमेशा इरेशनल आता है। यानी जब भी रैशनल के साथ इरेशनल मिल जाएगा तो वो इरेशनल बनेगा। आप प्लस माइनस तो समझते हैं, प्लस इंटू प्लस करने पे प्लस ही आता है, प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आता है, या माइनस इंटू प्लस करने पे हमारे पास माइनस आता है। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस करने पे लेकिन प्लस आता है। रैशनल रैशनल में भी कुछ खेल ऐसा ही है। जब रैशनल और रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल ही आएगा। जोड़ेंगे क्या, कुछ भी घटाइए, मल्टीप्लाई करिए, आप कुछ भी करिए, रैशनल ही आएगा। लेकिन जब हम एक रैशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तब पर हमारे पास आता है इरेशनल। और दो इरेशनल को जोड़ने पे रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर हम लोग दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म यहां पे है कि एक रैशनल और एक इरेशनल हमेशा क्या है, एक इरेशनल नंबर ही बन जाते हैं। 5 रैशनल है, इसमें किसी को शक नहीं है। तो √3 हमारा इरेशनल है, ये भी हर किसी को पता है। अब तो हमने काफी एग्जाम्पल्स की इस पे। तो 5 - √3 क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि यहां पे एक रैशनल और एक इरेशनल यहां पे माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब 5 - √3 इरेशनल होगा। इसी चीज को हमें शो करना है। चलिए मान लीजिए 5 - √3 इज रैशनल। अभी मैंने सिखाया था पूरा √2 को, जब मैंने इरेशनल शो किया था कि कंट्राडिक्शन से हम लोग कैसे किसी चीज को साबित करते हैं। तो मैंने कंट्रोलरी माना कि 5 - √3 कैसा है, रैशनल है। जब ये रैशनल है तो रैशनल का डेफिनेशन ही क्या कहती है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग a/b की फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, therefore 5 - √3 को हम लोग लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होगा, एंड p, q क्या होंगे, ये हमारे होंगे इंटीजर्स। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है। यहां पे अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल सकती है। सपोज हम लोग मानते हैं a/b इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है p/q की। तो यानी p/q हमारा a/b के बराबर है, और साथ ही साथ a और b कैसे दो नंबर है जिनका HCF 1 के बराबर है, ये को प्राइम है। ये बात हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी सीखी थी। इसका मतलब हम लोग 5 - √3 को हम लोग a/b लिख सकते हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स है। क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब हम लोग √3 को वहां ले जाएंगे और a/b को यहां पे ले आएंगे तो 5 - a/b हमारे पास √3 के बराबर आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि √3 हमारा 5 - a/b के बराबर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, √3 कितना आ गया, 5b - a/b, इतना तो आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, 5 × b 5b माइनस a, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, a × 1 a / b के बराबर आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए, a और b क्या है, इंटीजर्स है, वायर a एंड b आर इंटीजर्स।
सच दैट वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और कैसे इंटीजर है, ये को प्राइम है, सच दैट HCF जो होगा हमारे पास ए और बी का वो हमेशा होगा बराबर 1 के। इसका मतलब देखिए बी इंटीजर है, 5 इंटू बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, माइनस करेंगे तब पर भी इंटीजर होगा, इंटीजर में से इंटीजर को घटाने पे इंटीजर ही मिलता है, डिवाइड पे करेंगे बी से तो बी तो इंटीजर है, तो √3 हमारा क्या आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया। लेकिन इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर और बी तो 0 के बराबर नहीं है, ये क्या होता है, रैशनल होता है। इससे क्या मिला हमें कि ये जो √3 है ये रैशनल है, दिस इंप्लाइज, इसको 1 मान लीजिए, 1 इंप्लाइज दैट √3 इज रैशनल। 1 से हमें यह पता चलता है कि √3 तो रैशनल है, क्योंकि √3 हमारे पास कुछ p/q फॉर्म का आ गया जहां पे p और q इंटीजर्स है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना, ये तो कंट्राडिक्शन है, विच इज कंट्राडिक्शन, ये हमारी कंट्राडिक्शन है, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इसका मतलब ये सच नहीं हो सकता जो हमने माना था, जो हमने माना था वो सच नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिखते हैं, Therefore our supposition is wrong, तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है। हमने माना क्या था कि 5 माइनस √3 रैशनल है, ये गलत है। हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करने या शो करने आ ही जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं, जहां पे हमारे पास 3 लल्लू से क्वेश्चन दिए गए हैं। काफी आसान है, अभी तो हमने किया था √2 को इरेशनल प्रूफ, अब हमें √5 को करना है। बिल्कुल वैसे ही चलना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम इसको करके देंगे। फिर हमारे पास है कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे अभी हमने 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूफ किया था, वैसे हम लोग इसको भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ये भी मैं आपके लिए होम असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूं। अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग इसको भी करके देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें इनको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे पहले पार्ट को ले लीजिए, मैंने कहा जब भी हम लोग यानी इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम लोग कंट्राडिक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं। और कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने का मतलब हम लोग पहले मानते हैं कि ये रैशनल है। 1/√2 हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हम लोग मान क्या रहे हैं, रैशनल, यानी हम लोग गलत मान के चलते हैं। तो हमें आगे जाके इससे दिक्कत आ जाती, तो हम लोग फिर कहते हैं कि ये जो हमने माना था ये गलत माना था, इसका उल्टा होना चाहिए, तो 1/√2 हमारा इरेशनल आएगा। देखिए हमने क्या माना, लेट 1/√2 इज रैशनल। मान लीजिए 1/√2 रैशनल है, तो आप सब जानते हैं आपको 2 a और b इंटीजर मिलेंगे जो को प्राइम होंगे, और 1/√2 a/b के बराबर होगा। देन देयर एग्जिस्ट्स 2 को प्राइम इंटीजर्स, 2 को प्राइम इंटीजर हमें मिलेंगे सच दैट, उनको हम लोग मानते हैं a और b, a एंड b, सच दैट ये जो 1/√2 है ये किसके बराबर आएगा, a/b के बराबर आएगा। यानी 1/2 को रैशनल माना तो 1/2 हम लोग a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल तो वही होता है ना जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग अगर इसको गौर से देखें, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। हम लोग अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल तो आप सब जानते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, तो हम लोग लिख सकते हैं √2 = b/a। तो बताइए b इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो b/a क्या हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a और b तो को प्राइम है, a कहां से 0 हो सकता है। जब ये हमारे पास इंटीजर आ गए, √2 आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो √2 क्या बन गया, रैशनल। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विच इज कंट्राडिक्शन, दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल। इससे लगता है कि √2 तो रैशनल है, लेकिन हम तो ऑलरेडी थ्योरम 1.4 में प्रूव किया कि √2 इरेशनल होता है, तो ये बात गलत है, तो ये कंट्राडिक्शन है। विच इज अ कंट्राडिक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, ये एक कंट्राडिक्शन है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो जो हमने माना था,
hence our supposition was wrong, तो जो हमने माना था तो फिर क्या लिखते हैं, hence our supposition was wrong, जो हमने माना था कि 1/√2 रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल है, ये गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/√2 इज इरेशनल, तो therefore 1/√2 इज इरेशनल। इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे ईमानदारी के साथ। और फिर अब हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे खत्म और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।